संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झड़कर कुसुम। सिर्फ तीसरी कक्षा पास और पद्मश्री पुरस्कार उनके साथ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारतवर्ष के एक ऐसे महान कवि के बारे में जिनको सुनने के बाद, जिनकी दास्तान सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपके लिए एक ऐसा उदाहरण, भारत के एक ऐसे उदाहरणों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जिनको सुनने के बाद आप सहसा रोमांचित हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन कवियों के बारे में जिनको हाल ही में 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं, और वो कवि हैं उड़ीसा के जन्मे श्री हलधर नाग जी। शायद उन्होंने अपने जीवन काल में कभी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाया, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा, जो हमारे भारत के लिए एक गौरव का विषय है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के तस्वीर बदल देने वाली एक ऐसी जीवन गाथाओं के बारे में जिनका जीवन काफी मामूली सा दिखने वाला वो शख्स, लेकिन उनके जहन में, उनके दिमाग में समाज को देने के लिए इतना सब कुछ है, जिनको देखने के बाद, उनके समर्पण को देखने के बाद, उनकी लेखनी को देखने के बाद भारत सरकार उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिए बिना नहीं रह पाई। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बारगढ़ में जन्मे, उड़ीसा के बारगढ़ में जन्मे हलधर नाथ जी की। केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ने वाले हलधर नाथ जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई और सरकार के नजरों में उनके कार्य को देखा गया और उन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। कक्षा तीसरी में जब वो थे, उनके पिता का साया उनके सर से हट गया और वो बेहद गरीबी की ज़िंदगी अपना गुजारने लगे। और साथ ही साथ जब तीसरी कक्षा भी वो पास नहीं कर पाए तो साथ ही में एक मिठाई की दुकान पर वो जाकर बर्तन मांजने का काम करने लगे और लगभग 2 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर बर्तन मांजा, और जिससे वो अपने गरीबी का भरण पोषण कर पाए। और उसके बाद उनके ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति के एक सदस्य के कहने के बाद उन्हें एक स्कूल में बावर्ची की नौकरी मिल जाती है, जहां पर वो बावर्ची की नौकरी बड़ी ही तल्लीनता के साथ में करते हैं। और उनके जहन में एक बात स्पष्ट रूप से आई कि अब जिस तरह से स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, उनके गांव कस्बे में जिस तरह से स्कूल खुलते जा रहे हैं, दिनों दिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन सारे स्कूलों की संख्या को देखते हुए उन्होंने एक स्टेशनरी दुकान को करने के लिए संकल्प बनाया। और इसके लिए भी उन्हें पूंजी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से जाकर 1000 रुपये का लोन लिया। लोन भी काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें प्राप्त हुआ, और लोन लेने के बाद में उन्होंने उसमें कलम, कॉपी और किताब के अलावा छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ों को रखना शुरू किया। यानी यूं कहें कि दुकान के साथ साथ उनकी कविताओं का भी शुरुआत वहां से हो गया। और 1990 में पहली उनकी कविता जो है वो एक लोकल पत्रिका में प्रकाशित होती है। प्रकाशन के लगभग 4 से 5 दिन के अंदर ही उन्होंने ये भी जिज्ञासा जाहिर की कि 4 और कविता उनके पास में है जो उनको भी वो प्रकाशित कराना चाहते हैं। तो उनके पत्रिका में उनकी 4 कविताओं का जैसे ही प्रकाशन हुआ, उन्हें लोकल स्तर पर उन्हें लोक कवि रत्न का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। और इन सम्मान को प्राप्त करने के बाद उनके जिजीविषा में, यानी उनके मस्तिष्क में एक हलचल पैदा हुई, और वो हतोत्साह ना होकर वो उत्साहित हुए, और उत्साहित होने के बाद उन्होंने आगे भी कुछ लिखने की योजना बना डाली। और साथ ही साथ उन्होंने 1995 में राम और सबरी के प्रसंग को इस तरह से लिखा कि लोग उनकी दुकान के आसपास आने लगे और उनसे राम और सबरी प्रसंग के बारे में अपनी जिज्ञासावश उनसे प्रश्न पूछते, और वो उनका कविता और लेख के जरिए उनका वो उत्तर देते थे। इस तरह से वो जन जन में लोकप्रिय हो गए।
वर्ष 1995 में जब उन्हें लोकल स्तर पर पत्रिका में स्थान दिया गया तो इससे खासे लोगों में उनके लिए उत्साह देखने को मिला। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर उन्होंने निरंतर प्रयास किया और निरंतर प्रयास के बावजूद उन्होंने बहुत सारी कविताओं का संकलन किया, बहुत सारी कविताओं को उन्होंने लिखा और 20 महाकाव्य उन्होंने लिखे, जिनका कि बड़ा जोर शोर से उनका प्रचार प्रसार लोगों ने किया। इसके तहत संबलपुर विश्वविद्यालय में इनके सारे कविताओं और महाकाव्यों का संकलन करने के बाद इनको उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। शामिल करने के बाद लोग अब इनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, लोग इनके ऊपर, इनके कविताओं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व के अंदर ऐसे असाधारण सी बातें किस तरह से हावी हो रही है। आपको ये भी हम बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग आज इनके महाकाव्य को सुन रहे हैं, इनके कविताओं का संकलन कर रहे हैं, इनकी कविताओं को सुन रहे हैं, उन्हें एक सामाजिक दायित्व और समाज को देने वाले संदेश भी इन्हें प्राप्त होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कविताओं को लिखने को लेकर ऐसा है, इन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा है कि कविताओं का संकलन या कविताओं की रचना इस प्रकार से हो ताकि हमारे समाज में इसको एक नई प्रेरणा के रूप में जाना जाए। वर्ष 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। जब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार की श्रेणी में लाया गया और इनको एक सूचना दी गई कि आपको दिल्ली आना है और पद्मश्री पुरस्कार इनको प्राप्त करना है, यानी इनको पद्मश्री पुरस्कार लेना है, तो इन्हें खासी उत्साह, उनके पूरे समाज के वर्गों को उनको खासा उत्साह देखने को मिला। और यहाँ तक सूत्र तो ये भी बताते हैं कि दिल्ली आने के लिए ना इनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही इनके पैरों में चप्पल ही हुआ करते थे। ये अक्सर नंगे पैर चला करते हैं और पहनने के नाम पर सिर्फ ये धोती और बनियान पहनते हैं। ऐसे साधारण दिखने वाले महापुरुष, महाकवि को मैं सत नमन करता हूँ, मैं सत प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ समाज में फैले एक ऐसे लोगों को भी मैं प्रेरित करना चाहता हूँ जो अपने जीवन को लेकर सकारात्मक होना चाहते हैं और वो सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। नमस्कार। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दिए इजाज़त। नमस्कार।